नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी कुंडली के 7वें भाव में केतु है और किसी ज्योतिषी ने आपको डरा दिया है कि आपका तलाक तो पक्का है, या फिर 7वें भाव में शनि देव को देखकर आपसे कह दिया गया कि शादी में सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। और शायद आपने यह भी सुना होगा कि 7वें भाव में गुरु हो तो शादी ही नहीं होती, मंगल हो तो भयंकर लड़ाई झगड़े होते हैं और राहु हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तय है। अगर आपने कभी भी ऐसी बातें सुनी हैं तो आज की यह वीडियो आपके सारे भ्रम दूर करने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक अकेला ग्रह देखकर किसी के वैवाहिक जीवन का फैसला करना ज्योतिष की सबसे बड़ी भूल क्यों है। और साथ ही हम 7वें भाव का वो रहस्य समझेंगे जो अधिकांश लोग जानते ही नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आप अपनी कुंडली को एक बिल्कुल नए और तार्किक नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा कि लोग सोचते हैं कि कुंडली का 7वां भाव सिर्फ विवाह और जीवन साथी का घर है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारा 7वां भाव विवाह के साथ साथ आपकी पार्टनरशिप, व्यापारिक साझेदारी, सामाजिक संबंध, आपकी पब्लिक इमेज, करियर की प्रगति और यहाँ तक कि आपकी संपत्ति के विस्तार को भी दर्शाता है। यही कारण है कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तो बहुत शानदार होता है, लेकिन उसकी बिजनेस पार्टनरशिप खराब हो जाती है, या फिर शादी में लाख चुनौतियां होने के बावजूद करियर में उसे जबरदस्त सफलता मिलती है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत काम करता है। आपका लग्न बताता है कि आप जीवन की शुरुआत में कैसे व्यक्ति है, लेकिन 7वां भाव यह तय करता है कि जीवन के अनुभवों से तपकर आप अंत तक क्या बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मेष लग्न है तो वह शुरुआत में थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, लेकिन जीवन के अनुभव उसे 7वें भाव यानी तुला की तरफ ले जाते हैं, जहां वह रिश्तों की कीमत और लोगों को साथ लेकर चलना सीखता है। यानी ये भाव केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि आपके भविष्य का विकसित व्यक्तित्व भी है। अब ज्योतिष का वो सबसे बड़ा गोल्डन रूल समझिए, जिसे हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि कोई भी ग्रह यदि अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठा हो तो वह उस भाव को हमेशा मजबूत करता है। इसलिए ना तो शनि हमेशा खराब होते हैं, ना मंगल, ना राहु और ना ही केतु। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी स्थिति और प्लेसमेंट कैसी है। जैसे बहुत से लोग 7वें भाव का शनि देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगर शनि देव वहां अपनी राशि में हो, उच्च के हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो व्यक्ति को बेहद जिम्मेदार, परिपक्व और मेहनती जीवन साथी मिलता है। हाँ, रिश्ते में थोड़ी गंभीरता और अनुशासन जरूर आ सकता है, लेकिन हर शनि तलाक नहीं देता। समस्याएं केवल तब बढ़ती हैं जब शनि देव पूरी तरह पीड़ित हों या राहु मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हों। ठीक इसी तरह 7वें भाव का गुरु भी बड़ा विवादित विषय रहा है। कुछ लोग इसे अत्यंत शुभ मानते हैं और कुछ अशुभ। विशेषकर एक स्त्री की कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर होकर अकेले बैठे हों तो वे विवाह में देरी या जीवन साथी से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस का योग बना देते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक आदर्श जीवन साथी चाहता है और जब तक उसे वैसा इंसान न मिले वह समझौता नहीं करता। लेकिन यही गुरु अगर स्वराशि या उच्च के होकर शुभ प्रभाव में हो तो अत्यंत बुद्धिमान, मार्गदर्शक और एक मार्ग दिखाने वाला सहयोगी जीवन साथी देते हैं। अगर हम शुक्र देव की बात करें, जो प्रेम और आकर्षण के कारक हैं, तो पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का मुख्य कारक ग्रह भी होता है। ऐसे में कई बार कारक ग्रह उसी भाव में बैठना कारकों भाव नाशय के सिद्धांत को सक्रिय कर देता है, जिससे बाहर से तो रिश्ता बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं आपसी सम्मान की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए केवल शुक्र को देखकर तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं अगर सूर्यदेव 7वें भाव में बैठे हों तो आपके विवाह का सबसे बड़ा लेसन ही यही है कि आपको अपना अहंकार छोड़ना होगा। सूर्यदेव वहां बैठकर साफ बताते हैं कि आप रिश्ते में जीतने नहीं बल्कि उसे निभाने आए हैं। ऐसे लोगों को अपने परिवार या उपलब्धियों पर बहुत गर्व हो सकता है, लेकिन उनका विवाह तभी सफल होता है जब वे मैं की जगह हम को अपना लेते हैं। इसके विपरीत चंद्रमा चूंकि मन का ग्रह है, इसलिए 7वें भाव का शुभ चंद्रमा जीवन साथी के साथ एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव, अटूट प्यार और मानसिक शांति देता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति रिश्ते में लगातार मानसिक संतुष्टि ढूंढता रह जाता है और जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। अब आते हैं ज्योतिष के सबसे चर्चित ग्रह यानी मंगल देव पर। लोग मंगल का नाम सुनते ही मांगलिक दोष से डर जाते हैं, लेकिन हर मंगल दोष खराब नहीं होता।
यदि मंगल देव 7वें भाव में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हों तो वे व्यक्ति को एक शानदार करियर, संपत्ति और बेहद मजबूत वैवाहिक जीवन देते हैं। हाँ, पार्टनर का स्वभाव थोड़ा पॉजेसिव या डोमिनेटिंग जरूर हो सकता है, लेकिन आक्रामकता, लड़ाई झगड़े और वैवाहिक तनाव केवल तभी देखने को मिलते हैं जब मंगल देव पूरी तरह पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो। इसके उलट जब बुध देव 7वें भाव में होते हैं तो वे रिश्ते को सबसे खूबसूरत उपहार देते हैं और वह है कम्युनिकेशन। ऐसे पति पत्नी आपस में एक सच्चे दोस्त की तरह रहते हैं। उनकी बातचीत का तालमेल बहुत अच्छा होता है और वे अपनी हर समस्या को आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं, जो कि किसी भी सफल विवाह की सबसे बड़ी कुंजी है। अंत में बात करते हैं उस ग्रह की जिससे आज सोशल मीडिया पर लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, यानी राहु और केतु। आजकल इंटरनेट पर यह भ्रांति बहुत फैलाई जा रही है कि 7वें भाव में केतु मतलब 100% डाइवोर्स, लेकिन यह आधा अधूरा ज्ञान है। ज्योतिष का अकाट्य नियम याद रखिए कि केतु या राहु अकेले कभी कोई अंतिम फैसला नहीं करते। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले सप्तम भाव, फिर सप्तमेश यानी उस घर का मालिक, उसके बाद विवाह के मुख्य कारक ग्रह और अंत में नवांश कुंडली की स्थिति को देखना बेहद जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें मजबूत है तो अकेला केतु या राहु आपकी शादी कभी नहीं तोड़ सकता। हाँ, राहु रिश्तों में थोड़ा भ्रम, संदेह या बाहरी हस्तक्षेप जरूर ला सकता है, लेकिन अगर आपका सप्तमेश मजबूत है तो राहु न केवल एक सफल विवाह देता है बल्कि व्यक्ति को समाज और बिजनेस में भी जबरदस्त ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसलिए आज की इस चर्चा से 3 बातें हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। पहला, केवल एक ग्रह देखकर कभी विवाह का निर्णय मत कीजिए। दूसरा, हमेशा भाव, भावेश और कारक तीनों को एक साथ मिलाकर देखिए। और तीसरा, नवांश कुंडली का बारीकी से अध्ययन किए बिना विवाह पर कोई भी अंतिम राय बनाना बिल्कुल गलत है। अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में भी कोई ग्रह बैठा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कौन सा ग्रह है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीडियो में 7वें भाव में सभी 12 राशियों के परिणाम पर एक विस्तृत चर्चा करूं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको लॉजिकल और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।